तेरे सुमन ये और होते हैं जिन्होंने हो तुझे देखा नयन में और होते हैं कि बनते वंजना। कहानियाँ बहुत हाँ बाबूजी कहानियाँ रखेंगे, लेकिन नहीं खूब सारी चीज़ें बर्बाद हुई, बहुत सारी इतना संभालना होता है एकदम। और कालिदास उनके रोम रोम में समाये हुए थे, उनके हर भंगिमा में, उनकी चाल ढाल में, उनके व्याख्यान में, उनके बोलने में आपको सर से पांव तक कलम था। वो उनका बड़े दिन रात हम लोग असल में हम लोग छोटे छोटे थे, थोड़े दबे सहमे से रहते थे, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि एकदम से सामने चले जाए। और नाना जी का विराट व्यक्तित्व, कारण की आभा ही इतनी अलौकिक थी कि उस आभा के सर्किल में कोई आ नहीं सकता था, मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी एकदम से सामान्य नाना दादा नाना जी ऐसे तो नहीं कर सकते थे ना, इतने बड़े बड़े लोग गए थे। हाँ नाना जी जिसे कहते हैं लकड़ी की, उस पर नाचे ने कैसी कैसी हस्तियाँ आकर बैठी और बैठ कर चली गई। और जो आता था नाना जी के चरणों में ही, चाहे नावल जी हो चाहे चांद का फूल खिला ताल में गगन के, चांद का फूल खिला ताल में गगन के, दर्द की सर्द हवा गम की नमी में डूबी, कसमसाहट की कसम है जमी उबी। आप सभी के बीच हम लोग मुजफ्फरपुर के जाने माने साहित्यकार, लेखक और हिंदी संस्कृत के बहुत बड़े महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री के निराला निकेतन, जो उनका आवास था, निवास स्थल था, वहाँ पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं वो जानकी वल्लभ शास्त्री जो हमारे कवि रहे हैं, वो बेला पत्रिका के संपादक थे। और ये बेला पत्रिका की पुस्तक जो है, पत्रिका है, उसका हम लोग फिर से जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और हम सभी और कुछ लोग हैं हमारे साथी, तो सब कोई मिलकर यहाँ पे जो ये देख रहे हैं किस तरह से दीमक इन पुस्तकों को खा चुका है। ये सभी पुस्तकों को हम सभी जो इसमें से अच्छा पुस्तक, बढ़िया पुस्तक है, सबको निकाल कर एक जगह स्थायी कर रहे हैं। और जो पुस्तक दीमक बर्बाद कर चुका है उसे अलग कर रहे हैं, क्योंकि फिर से इसे बाइंडिंग करवा कर और एक सही जगह रख सके। चाबी दीजिएगा जरा इसका। हम सभी हिंदी विभाग के विद्यार्थी, इनमें के छात्र हुए, और हम सभी ने मिलकर इन सभी पुस्तकों को इकट्ठा किया है। और हमें बहुत ही खुशी मिल रही है, खुशी हो रही है कि जो हमारे ये धरोहर थे, ये सभी पुस्तकें, ये धरोहर जो हमें मतलब हमें मिला है, उसे हमने संजोने का काम किया है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और इसी के संदर्भ से लेकर मैंने ये वीडियो बनाना सोचा और बनाया है। ये देखिए, ये इनकी पुस्तक है, अनकहा निराला। मतलब ये निराला जी से प्रेरणा लेकर, जानकी वल्लभ शास्त्री निराला जी से प्रेरणा लेकर एक महाकवि के रूप में उभरे हैं। जैसा कि बता दें हम, इनका जन्म गया जिला में हुआ था, और इनका निवास स्थल जो जैसा मैंने बताया मुजफ्फरपुर है। तो वहीं हम सभी आए हैं, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी एक हिंदी का विद्यार्थी हैं, और ये जितने बिखरे पड़े पुस्तक हैं ये सब बर्बाद होते गए हैं। लेकिन हमारे हिंदी बिहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी के अध्यक्षता में हम सभी को इन किताबों को बचाने, इन्हें साफ सुथरा करने और दीमकों से बचाने के लिए हमें ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी के पिताजी की स्मृति स्थल है। और आप देखिए किस तरह से अभी भी इस मुजफ्फरपुर धरती पे स्मृति के रूप में, एक धरोहर के रूप में सजाया गया है, सजा कर रखा गया है। और हम सभी विद्यार्थी अपने अध्ययन में इसका अध्ययन करते हैं। और ये देखिए, ये वही स्थल है
यह वही स्थान है, यह वही बिछावन है जिस पे हमारे कवि महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी इस पे विश्राम करके और अपने कलमों से संस्कृत और हिंदी में बड़ी बड़ी रचनाएं और बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं जिससे किया करते थे, जिससे आज हमारा साहित्य जगत फल फूल रहा है। ये मेरी माँ, मैं आचार्य श्री जानकी वल्लभ शास्त्री की नातिन डॉक्टर रश्मि मिश्रा हूँ, और ये मेरी माँ और शास्त्री जी की पुत्री श्रीमती शैलबाला मिश्रा हैं। और मेरे सामने यूनिवर्सिटी के एक छात्र बैठे हुए हैं जो हमारा परिचय या शास्त्री जी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली मेरे नाना जी को जैसा कि मैंने देखा, वह एक अद्वितीय और अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। महाकवि, महान साहित्यकार, महान नाटककार, कथाकार, समालोचक, संस्मरण लेखक, और वो क्या नहीं थे। शास्त्री जी ने साहित्य की समस्त विधाओं में उत्कृष्टतम लेखन किया है। आपको यूँ समझना चाहिए कि शास्त्री जी की रचनाओं की समीक्षा के बगैर हिंदी साहित्य की समीक्षा अधूरी रह जाएगी। छायावादोत्तर काल के कवियों और महाकवियों में अग्रगण्य महाकवि शास्त्री जी का जन्म गया जिले के मैगरा गांव में हुआ था। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली वह बालक थे। उनके पिता पंडित रामानुग्रह शर्मा भी पंडित प्रकांड थे, व्याकरण और ज्योतिष के। विद्वान पिता, पंडित पिता अपने समानी अपने पुत्र को अपने से महत्तर पांडित्य में देखना चाहते थे, और वैसे ही उन्होंने शिक्षा प्रदान की। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही शास्त्री जी ने संस्कृत की प्रथमा परीक्षा में बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तब एक ही प्रांत हुआ करता था, तो इस विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फिर यह क्रम जारी रहा। 13 वर्ष की आयु में मध्यमा, 16 में शास्त्री, और फिर वह आचार्य करने के लिए बनारस की ओर निकल पड़े। काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने 7-8 वर्ष गुजारे। वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने वेदांताचार्य और कई शास्त्रों में आचार्य किया। इसके बाद उन्होंने वही बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो एक ही विश्वविद्यालय था, वहाँ से उन्होंने साहित्य शास्त्र, साहित्याचार्य, साहित्य रत्न आदि जैसी अनेक परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और इस तरह वो स्थापित आचार्य बन गए। मात्र 19 साल की आयु में उनकी काकली, जो संस्कृत रचना थी, संस्कृत की प्रथम रचना थी, वह प्रकाशित हो चुकी थी। जिसकी काकली की कूक सुनकर जिसकी महक से निराला खींचे चले गए, और काकली में अपने तारुण्य की प्रतिभा, तारुण्य की परछाई को देखकर वो चकित चमत्कृत हो गए, और ढूंढते हुए वो रुइया छात्रावास में, बनारस विश्वविद्यालय के रुइया छात्रावास में पहुँचे, जहाँ शास्त्री जी शाम का कुछ जलपान ग्रहण कर रहे थे। यह प्रसंग उन्होंने कई जगह लिखा भी है, स्वयं लिखा है, बहुत उन्होंने पढ़ा भी होगा। और वहाँ से निराला और शास्त्री जी का एक अत्यंत आत्मिक, अत्यंत प्रगाढ़ संबंध आरंभ हुआ। यदि निराला ने शास्त्री जी को संवारा, तो शास्त्री जी ने भी निराला के साहित्यिक व्यक्तित्व को दोनों हाथों से संभाला। अपने लेखन से कैसे संभालेंगे? निश्चित रूप से जब निराला को निगेट किया जा रहा था, जब उनको अस्वीकार किया जा रहा था, निराला अपने जीवन काल में वह परिचय नहीं पा सके, वह ख्याति नहीं पा सके जो जिसके अधिकारी थे, जो बाद में मृत्यु उपरांत उन्हें जो प्राप्त हुआ। लेकिन शास्त्री जी एक ऐसे समालोचक उनको मिले कि उन्होंने अनेक अपने आलेखों से, अपने
उनका अपना ग्रोइंग पीरियड था, हालांकि शास्त्री जी का निराला के कारण ही वो संस्कृत छोड़कर वो हिंदी में अवतरित हुए थे। हालांकि हिंदी का लेखन का उनका शुरू हो चुका था, यत्र तत्र पत्रिकाओं में वो छप रहे थे, लेकिन निराला के आग्रह पर पूर्णतः वह जो हिंदी को समर्पित हो गए। और कहना ही क्या, अगाध पांडित्य था उनको संस्कृत के पीछे, इसलिए यह चीज़ उनकी रचनाओं में भी आई है। लेकिन हम निराला पर थे, इसलिए पहले एक बार निराला तक चलते हैं। निराला का कुछ ऐसा अद्भुत सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर निराला अपने साथ लेकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और किन किन का आशीर्वाद उनको फिर मिलता चला गया। जबकि नाना जी मेरे जो थे, शास्त्री जी, बहुत छोटे थे उस समय, क्योंकि 19 साल की उम्र में वो आचार्य कर चुके थे और काकली उनकी विज्ञापित हो चुकी थी। तो सोचने की बात है कि क्या उनकी उम्र रही होगी इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने। लेकिन उनका व्यक्तित्व ही इतना विराट बन चुका था, आचार्य तो इतना प्रगाढ़ था, सबने लोहा मान लिया। इस तरह से एक आंतरिक तारतम्य, एक संबंध स्थापित हो गया। फिर शास्त्री जी वही 37-38 में रायगढ़ के राजकवि नियुक्त हुए। लेकिन वो एक खुले आकाश में विचरण करने वाले पंछी को पिंजरा नहीं पसंद आता, राजभवन का त्याग कर दिया उन्होंने। नहीं आए वो राज्य संस्कृति, राजभवन की सभा की संस्कृति उनको पसंद नहीं आई और वह स्वच्छंद पंछी वह उड़ गए, वहाँ से निकले और वापस अपने गांव मेघरा आ गए। मेघरा आए तो पिता ने थोड़ा सा उनको सुनाया, पिता थे, सुना नहीं था उनको, अरे सौभाग्यवानों को इतनी बड़ी नौकरी मिलती है राजा के यहाँ और आप जो छोड़ के चले आए। शास्त्री जी थोड़ा सा आहत हुए और आहत होने के बाद उन्होंने गंगा पार किया और मुजफ्फरपुर में उनका पदार्पण हुआ और फिर मुजफ्फरपुर के होकर ही रह गए। फिर उनका प्रथम रूप अरूप से लेकर कालिदास तक की जितनी रचनाएं हैं सब के सब मुजफ्फरपुर के थे। मुजफ्फरपुर ने एक विराट व्यक्तित्व को जन्म दिया है। लोग जाति, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि साहित्य भी जाति के बंधनों से बंधा हुआ है। कमाल की चीज़ है सामयिक साहित्य। अरे साहित्य जो समय में बंधा हुआ वह साहित्य क्या है? साहित्य तो कालजयी होता है, हर युग को प्रेरणादायी होता है, हर युग को लीड करने वाला होता है, हर युग को युवा को कुछ देने वाला होता है, समाज का निर्माण करने वाला होता है। साहित्य तो वो होता है ना। ऐसा ही कालजयी साहित्य शास्त्री जी का है। हमारे सामने छात्र बैठे हुए हैं और भी कतबे कुछ छात्र हैं हमारे साथ। उन सबको मुझे कहना है, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो पता नहीं कितना समय लंबा हो जाएगा और संजीत जी कहेंगे जी कि बस मैडम बस करिए। तो मैं विराम देती हूँ अपने वाणी को और फिर कभी मुलाकात होगी। मैं छात्रों से यही मुझे आग्रह करना है, अगर सचमुच साहित्य पढ़ना है, अगर साहित्य तो व्यक्ति को, इंसान को भगवान बना देता है, मानव बना देता है। मानव तो बना जाए, आदमी हाथ पाँव का चलता फिरता होता है ना, खाता पीता हुआ आदमी को कुछ और बना देता है साहित्य। तो मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूँगी, आप ज़रूर अध्ययन करिएगा, डूब कर करिएगा, फिर देखिएगा उसमें जो हीरा मोती मिलेगा ना, जब जितना डूबिएगा, जितने गहरे डूबिएगा ना, उतना ही आपको रत्न मिलते जाएंगे। सागर की खूबी ही यही है, गहराई सागरों में होती है और ऐसे व्यक्तित्व की गहराई सागर से कम नहीं होती। इसलिए आप लोग आगे पढ़ें और इस निराला निकेतन परिसर के लिए प्लीज़ समर्पित होकर समर्पण भाव से काम करें, त्याग भाव से काम करें। विद्यार्थी में अगर त्याग ना हो तो विद्यार्थी वो कैसे बनेगा? बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। मैम एक और रिक्वेस्ट था कि एक छोटी सी अगर कोई अच्छी गीत हो, अच्छी एक गीत। हाँ। चांद का फूल खिला ताल में गगन के, चांद का फूल खिला ताल में गगन के, दर्द की सर्द हवा गम की नमी में डूबी, कसमसाहट की कसम है जमी उबी।